गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम पाकिस्तान में रह के यूके में आके एक एज ए नर्स कैसे जॉब कर सकते हैं। तो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि आपने कहाँ से क्या लेना है और कैसे वेरीफाई करवाना है, कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से रजिस्टर्ड करवाना है, या आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी आज लंबी हो सकती है। आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं आप इसको कि कहाँ से क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान में रह के आपको पता है कि हमें जब हम ये चीज़ें कर रहे थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि ना इंटरनेट से कुछ मिलता था ना यूट्यूब पे। तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हुई थी ये कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से वेरीफाई करवाना है, कैसे करवाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ये आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इसको बहुत ध्यान से आपने सुनना है और ध्यान से लिखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ से करवाना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है मेरे पास वो है पासपोर्ट आइडेंटिफाई आइडेंटी। उसमें आपको पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट आपको एटलीस्ट जो है ना वो जो ओवरऑल दुनिया में चलता है वो एटलीस्ट वीज़े के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 मंथ जो है वो वैलिड होना चाहिए। उस सबसे पहले आपके पास वो है, और उसके सेकंड है जो सर बर्थ सर्टिफिकेट। चाहे आप 30 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, बर्थ सर्टिफिकेट यूके के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। तो ये पासपोर्ट तो आपको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो यूनियन काउंसिल रजिस्टर्ड से होता है ना, नादरा का, वो आपके पास होना चाहिए। वो आप किसी भी यूनियन काउंसिल से बनवा सकते हैं। यूनियन काउंसिल से बनवा कर फिर आपने उसको वो जो है ना फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से करवाना है बर्थ सर्टिफिकेट। और उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में आपका आ जाता है जो डिप्लोमा होता है आपका, वो मिडवाइफ का भी हो सकता है, वो जनरल नर्सिंग का भी हो सकता है, वो बीएसएन भी हो सकता है। अगर आपने बीएससी की हुई है वो एक अलग चीज़ है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा आपके पास जो है मिडवाइफ का और जो है जनरल नर्सिंग का है, वो सबसे पहले आपने जो है वो उसको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई कहाँ से होगा? वेरीफाई होगा डीजीएन से। पाकिस्तान में हर जो स्टेट है, मतलब कि पंजाब है, सिंध है, उसमें जैसे हम लाहौर से रहने वाले हैं तो लाहौर में एक डीजीएन का ऑफिस है जो जो नर्सिंग के रिलेटेड होता है, जो उसको डील करता है। तो वहीं से आपका एग्ज़ाम भी होते हैं, रिज़ल्ट भी वहीं से आता है, आपका सर्टिफिकेट भी वहीं से आता है। वहाँ पे आपने उसको वेरिफिकेशन के लिए जो एप्लीकेशन देनी है, सबसे पहले वो जो दोनों आपके डिप्लोमे हैं वो वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होकर फिर आप उसको डीजीएन से ही आपने जो है उसको रजिस्टर्ड करवाना है। रजिस्टर्ड जब वो उसका प्रोसीजर जो है थोड़ा सा लंबा होता है, उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं आपको पता ही है कि कैसे करवाते हैं काम। अगर जल्दी करवाना है तो आपको पता ही है। तो आपने उनको रजिस्टर्ड करवाना है। अगर आपने एज अ लाइक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नर्सिंग की हुई है, किसी प्राइवेट से नहीं, प्राइवेट में तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जो आपने रजिस्टर्ड जो मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से किया हुआ है, तो अगर वहाँ से किया है तो आपको डीजीएन से एनओसी चाहिए होता है। रजिस्टर करवाने के बाद आप डीजीएन से एप्लीकेशन देते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ से हमने नर्सिंग किया, हम बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर जाके काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि एनओसी क्यों ज़रूरत है। अगर आप प्राइवेट में पढ़े हैं जहाँ पे आप पैसे देते हैं, खुद से पैसे देते हैं, और प्राइवेट किसी हॉस्पिटल से करते हैं, तो वहाँ से आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ हम गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही एनओसी चाहिए होता है। ऐसे नहीं है। अगर आपने नर्सिंग भी गवर्नमेंट से की हुई है तो उसके लिए भी एनओसी चाहिए होता है। वो एनओसी आपको डीजीएन देगा, वहाँ से प्रूफ करवाना पड़ेगा आपको ये क्वालिफिकेशन। अगर बीएसएन है वो भी डीजीएन ही डील करता है। तो वहाँ से ये 3 चीज़ें आपको जो है वो डीजीएन से करवानी है। पहली है वेरीफाई और दूसरी है रजिस्टर्ड। ये दोनों चीज़ें डीजीएन ही करेगा। और उसके साथ जो बाज़ दफ़ा पूछते हैं कि आपको उसके साथ कॉपी भी रजिस्टर्ड करवानी है या वेरीफाई करवानी है, तो वो आपने लाजमी करवानी है। अगर इन केस आपके पास जो ओरिजिनल होता है वो मिसप्लेस हो जाता है तो आपके पास जो है ना वो कॉपी होगी, तो वो कॉपी आपकी वो काम आ सकती है, क्योंकि वो वेरीफाई भी होगी, रजिस्टर्ड भी होगी।
तो वो यूके जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तीसरी चीज़ जो है वो आ जाती है, अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी वो डीजीएन को डील नहीं करेगा। वो बीएससी टोटली जो है डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए आपको जिस यूनिवर्सिटी से किया वहाँ से भी वो यूनिवर्सिटी भी आपको उसको वो वेरीफाई नहीं करेगी। अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हायर एजुकेशन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, लेकिन यूके जो है एप्लीकेशन के लिए उसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो। उसके लिए जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी ही बस इनफ है। तो अगर आपने उसको करवाना है, बीएससी को करवाना है, तो आपको हायर एजुकेशन जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको पहले उसको जो करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा, फिर आपने उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं। चौथी चीज़ जो है आपकी वो है मैट्रिक की सनद। जो आपने मैट्रिक की हुई है वो, जैसे हमारे लाहौर में लाहौर बोर्ड है, वो हर सेंटर में होता है, हर स्टेट में होता है। तो वहाँ से आपने अपने बोर्ड में जाना है। लाहौर बोर्ड से हमने जाके करवाया था, पहले हमने उसको वेरीफाई करवाया था, फिर हमने उसको रजिस्टर्ड करवाया था मैट्रिक की सनद को। ये आपके क्वालिफिकेशन की यही चीज़ें हैं। तो ये होना लाजमी है। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी होना लाजमी है। और ये 5 चीज़ें आपने, जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है आपके इलाके की, वहाँ से आपने करवाना है। वो आप इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, अगर पंजाब में रहते हैं इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है और लाहौर में भी है। तो इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं कि आपके नज़दीक कोई भी है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है, वहाँ पे आपने जाना है। और हर डॉक्यूमेंट्स का आपके पास कॉपी होनी चाहिए। फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से भी आपने हर जो ओरिजिनल और उसकी कॉपी, ये दोनों चीज़ें आपने रजिस्टर्ड करवानी है। ये होना लाजमी है आपके लिए। और उसके बाद जो आ जाता है करैक्टर सर्टिफिकेट। एक भाई ने पूछा था करैक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन करैक्टर सर्टिफिकेट आप अगर इसको प्रोसीजर को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये आप तब बनवाइएगा जब आपका जो है ना वीज़ा एप्लीकेशन जो आप स्टार्ट कर रहे होंगे, तब आप करिएगा, क्योंकि इस सारे प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये इतना इजी नहीं है। अब हम तो, जैसे मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहा हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ से करवानी है। हम जब कर रहे थे हमें कुछ भी नहीं पता था। हम किसी से पूछते थे इंटरनेट पे या यूट्यूब पे, तो किसी को भी नहीं पता होता था। तो बहुत मुश्किल हुई इन चीज़ों को इकट्ठा करते, समेटते, समझते, बहुत ज़्यादा। तो आपको इस करैक्टर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। करैक्टर सर्टिफिकेट जब आपको पता होगा कि हमने ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट करने लगे हैं, हमारी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है, तब ये बनाए, क्योंकि ये 6 मंथ वैलिड होती है सिर्फ। तो हर 6 मंथ बाद आपको फिर ये रिन्यू करवानी पड़ेगी। ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, आपके लाहौर में भी है, लिबर्टी चौक में। तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपके नज़दीक कोई भी है तो। जैसे हम लाहौर में रहते हैं तो जो लिबर्टी चौक है वहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं ये, तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है वो इंग्लिश टेस्ट है, वो आपको पता ही है, ओईटी और जो है आइट्स। तो ये तो इससे ज़रा हट के है प्रोसीजर का, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से कैसे करने हैं। तो ये से ज़रा हट के, ये तो आपको पता है कि नर्सिंग के लिए यूके में काम करने के लिए आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत है। तो उसके लिए ओईटी भी चाहिए होता है, आइट्स भी 7 बैंड कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो है हेल्थ एविडेंस। एक भाई ने पूछा था हेल्थ एविडेंस का क्या करना है। ये अक्सर कमेंट में लोग पूछते हैं कि हम किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप उस डॉक्टर से बनवा सकते हैं, जो आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, जो गली मोहल्ले में बैठे होते हैं जो लोग, वो अगर डॉक्टर है तो वो प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, आप उससे नहीं बनवा सकते। या कोई लोकल जो हॉस्पिटल होते हैं या डिस्पेंसरीज होती हैं, वहाँ से भी आप नहीं उसको बनवा सकते। आप गूगल पे सर्च करें कि आप जिस हॉस्पिटल से बनवाना चाह रहे हैं वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि जो एनएमसी चेक करेगी वो हॉस्पिटल चेक करेगी कि रजिस्टर्ड है, कि वाकई है ये है नहीं है। और जिस डॉक्टर से आप बनवा रहे हैं वो प्रोफेशनल डॉक्टर होना चाहिए और उसके पास प्रोफेशनल लाइसेंस होना चाहिए, जनबन। क्योंकि हम अक्सर ही, आपको पता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको सारी स्टोरी बताएंगे कि एनएमसी से आपको ऐसे ऐसे ईमेल आएगी और आपने उसका जवाब देना है, आपने उसका नाम अपना बताना है, अपना लाइसेंस नंबर देना है, अपना एड्रेस बताना है, अपना आईडी देना है, और उसके पास जो लाइसेंस है उसका आईडी दिखाना है। तो वो तो आपकी बात मानेगा नहीं, उसने कहना ये पता नहीं मुझसे क्या फ्रॉड कर रहा है। तो अगर आप किसी
जर्मन डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको ये प्रोसीजर का पता होगा। और पहली बात कि वो जो हॉस्पिटल है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड, जो वो डॉक्टर है वो प्रोफेशनल होना चाहिए और उसके पास लाइसेंस जर्मन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे झूठ बोलेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे कि ये फ्रॉड या बंदा है। या उसका जो लाइसेंस है वो भी एनएमसी चेक कर सकती है, वेरीफाई भी कर सकती है। तो अगर उसका वो लाइसेंस ही जाली होगा तो वो तो फिर आपकी एनएमसी गई फिर। तो इसके लिए आपने किसी अच्छे डॉक्टर से पास जाना है, कोई अच्छा जो हॉस्पिटल हो, रजिस्टर्ड हो, उसके पास जाना है और उसको ये सारी चीज़ें बतानी है कि हम आपका जो ईमेल आईडी है आप मुझे दें, मैं वो एनएमसी में डालूंगा। वो आपको ईमेल करेंगे, वो जो जो चीज़ें आपसे पूछेंगे आपने उनको बताना है कि किसी किसी चीज़ को मिस नहीं करना। वो उनका आईडी भी चेक कर सकते हैं, जो उनका लाइसेंस है वो भी चेक कर सकते हैं, उनका जो पर्सनल एड्रेस है, नंबर है, ईमेल आईडी है, वो सारा कुछ एनएमसी उनसे आपकी वो जो डॉक्टर की भी लेगी और आपका जो हेल्थ का वही उन्होंने पूछना है। लेकिन डॉक्टर भी चेक करना है ये सही है या नहीं है। तो हेल्थ का एविडेंस जो ये चीज़ है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप कहीं से भी ना बनवाएं, किसी अच्छा हॉस्पिटल ढूंढे, रजिस्टर्ड हो गूगल पे, और जो डॉक्टर है वो भी प्रोफेशनल हो। और उसके बाद एक है एक्सपीरियंस लेटर। ये भाई ने नहीं पूछा लेकिन मैं इसमें चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि पर जो एक्सपीरियंस लेटर है उसकी भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके लिए ये ज़रूरत है कि अगर आप वो आपको पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, तो वो आपको उसको प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि आप किसी कहीं से भी आप बनवा लेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने कहीं 2 साल जो जॉब की है, अगर पीछे भी की हुई है, अगर आपने जॉब चेंज कर ली है, सपोज के आपने किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में जॉब की है आपने, और उसके वहाँ पे आपने 4 साल जॉब की है और उसके बाद आप शौकत खाने में चले गए हैं या गवर्नमेंट में चले गए हैं, कहीं भी चले गए हैं, तो वो 4 साल आपने जो जॉब की हुई है उसका भी आपने एक्सपीरियंस लेटर लेना है। और कोई या करंटली भी आप कर रहे हैं वहाँ से भी एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हैं। वो एक लेटर आपने क्या करना है, वो लेटर बनवा कर और वहाँ में आप डीजीएन ऑफिस में आपने जमा करवाना है और उनको ये बताना है कि हमने बाहर जाना है और उसके लिए हम ये इसको वेरीफाई करवा रहे हैं, रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं हमने इसको। तो वो उसकी फ़ीस होती है। अब उसको फ़ीस देकर वो डीजीएन क्या करेगा, डीजीएन जो उनका लेटर है, आपका एक्सपीरियंस लेटर, वो उस हॉस्पिटल में पोस्ट करेगा। हॉस्पिटल में जाएगा, वो एचआर में जाएगा, वो उसको स्टम्प करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये ओरिजिनल है। और जो हॉस्पिटल है वो रिटर्न डीजीएन को भेजेगा वेरीफाई कर कर। फिर उसको डीजीएन जो वेरीफाई करेगा, रजिस्टर्ड करेगा, स्टम्प करेगा, स्टम्प करके फिर वो आपके एड्रेस पर आएगा। ये एक्सपीरियंस लेटर है। अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर जो है वो कोई भी आप उनके हॉस्पिटल के बने हुए या उन्होंने इशू किया हुआ है आपको, वही आपने पोस्ट नहीं करना। आपने उसको पहले वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई कहाँ से करवाना है? डीजीएन से। आप डीजीएन में जाके जमा करवाएंगे, वो हॉस्पिटल भेजेंगे, हॉस्पिटल वापस फिर डीजीएन को भेजेगा, स्टम्प करके, वेरीफाई करके, रजिस्टर्ड करके, फिर दोबारा वो आपको भेजेगा। और उसके बाद आपने उसको क्या करना है, उसके बाद आपने उसको फॉरेन फेयर से टेस्टेड करवाना है। आपकी कोई भी ये चीज़ अच्छी तरह समझ लें कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी डॉक्यूमेंट्स है सिवाय पासपोर्ट के, हर डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवाना है। कहाँ से? फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से। ठीक है। अगर लोग कई अक्सर पूछते हैं कि हमें जो जब दुबई गए थे, दुबई कहते थे कि हमने यूएई मिनिस्ट्री से अभी आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको यूके मिनिस्ट्री से, वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने पाकिस्तान जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, वहाँ से आपने टेस्टेड उसको करवाना है। क्योंकि वो अगर टेस्टेड कर देंगे तो वो दुनिया में कहीं भी माने जाएंगे। अगर आपने हॉस्पिटल से आपके है या डिप्लोमा है, आपने उसको टेस्टेड नहीं करवाया फॉरेन फिल्म मिनिस्ट्री से, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा उस चीज़ को। उसके बाद जो आखिरी टॉपिक हमारा रह जाता है वो है, एक भाई ने पूछा कि इंडेमनिटी कवर क्या होता है। ये हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा, कितने डॉलर पे करना पड़ेगा, कहाँ से बनेगा पाकिस्तान में, कहाँ से ऑनलाइन ये अप्लाई करना है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं पे भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई डॉलर नहीं देने, कोई पैसे नहीं देने। ये आपको
फ्री में मिलेगा। जब आप इंटरव्यू देते हैं NHS में, यहाँ पे किसी भी प्राइवेट में करते हैं या NHS में करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं, प्राइवेट में करते हैं, कहीं भी आप करते हैं, तो वो जब आप इंटरव्यू हो जाएगा, आपको COS मिल जाएगा। COS आप जब पढ़ेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा इंडेमनिटी कवर जो होता है वो फ्री होता है, NHS उसको पे करता है। सपोज कि आपने कोई टेबल तोड़ दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, वो उन कॉन्ट्रैक्ट पे हर चीज़ लिखी होती है आपके लिए। तो ये हर चीज़ जो है वो फ्री है कि आपको उनकी कोई मशीन तोड़ देते हैं, कोई या कुछ भी कर देते हैं, या बेड टूट जाता है, टेबल टूट जाता है, कुर्सी टूट जाती है, ये आपकी क्या लेंगे इंश्योरेंस होती है। सिंपल वर्ड में ये आपकी इंश्योरेंस है कि वो कोई भी चीज़ आपके हाथ से गिर जाती है या टूट जाती है तो वो NHS उसको पे करेगा। तो ये आपको जो है ना वो कॉन्टैक्ट जो लेटर देंगे आपको, उसमें आपको ये लिखा होता है। आपको कहीं भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऑनलाइन या उसके डॉलर पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप चीज़ इसमें से निकाले देंगे, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो यही चीज़ें थी जो मैंने आज कवर की हैं इस वीडियो में, कि पाकिस्तान में रहते हैं इंग्लिश टेस्ट में आपको ये आगे लेवल की ज़रूरत, नेक्स्ट लेवल की बात है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपने जो, अगर बहन भाई जो UK आना चाहते हैं, वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले जो है ना वो करनी है। क्योंकि मैं अक्सर ही कमेंट पढ़ता हूँ तो वो भाई जो है ना वो पाकिस्तान में बैठे होते हैं और यहाँ पे आए नहीं है, काम किया नहीं, और 6 बैंड का पूछ रहे होते हैं। तो पहले आप यहाँ से शुरू करें, ये ज़ीरो से स्टार्ट करें। अगर आप पसंद करते हैं कि हम UK में जाके काम कर रहे हैं तो, और अच्छी लाइफ एक बनाएं अपने, तो आप ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताएं पहले ये वेरीफाई करें, क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए आपको। और आपको गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनका पता ही कि उनसे कैसे काम करवाना है और कैसे करना है। तो आप ज़ीरो से अगर आप स्टार्ट करें तो पहले इन चीज़ों को वेरीफाई करवाएं, रजिस्टर्ड करवाएं, तो फिर आप NMC की तरफ आएँ। और मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो इंडेमनिटी कवर है, ये जब आप NMC जो है वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि आपके पास है इंडेमनिटी कवर है, तो आपने वहाँ पे नो करना है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन जो आगे नेक्स्ट पूछता है कि आपके पास अगर है आपके पास तो आप शो करवाना चाहते हैं या आप लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप यस कर दें, क्योंकि वहाँ पे आप यस कर देंगे तो वो आपको NHS जो है ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। मुझे काफ़ी देर हो गई, अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन आप उसको जब अप्लाई कर रहे होंगे आपने अच्छी तरह उसको चेक करके पढ़ के तो फिर आपने करना है। ठीक है, तो यही बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो आप इसको अच्छी तरह लिख लें, रिसर्च करें। सिर्फ वो बात से ना रहें, क्योंकि हम इस चीज़ को हम किए तकरीबन कोई 6-7 साल हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। सिस्टम चेंज होता रहता है, हर चीज़ चेंज होती रहती है, नया सिस्टम आता है, पुराने को चेंज कर दिया जाता है। तो आप इसको वेरीफाई भी ज़रूर करें साथ साथ, क्योंकि मैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये तो 6-7 साल पहले की बात है। तो आप दोबारा इसको वेरीफाई करवाएं। जहाँ भी सिंपल के आप DGN जाते हैं या हायर एजुकेशन कमीशन जाते हैं, तो वहाँ पे आप उनसे जाके फिर दोबारा पूछेंगे हम ये इस चीज़ को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, फीस क्या है, कैसे करेंगे। तो आपने ये ज़रूर चेक करना है। ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर साथ साथ जो वेरीफाई करवाना है। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन चीज़ें तो यही चाहिए, चीज़ें अभी भी यही चाहिए, इसके अलावा और कोई नई चीज़ें तो है नहीं है। तो चीज़ें यही हैं, लेकिन सिस्टम चेंज हो सकता है, प्रोसीजर चेंज हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों को जो है वेरीफाई ज़रूर करवाना है। तो आप दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।